साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों देश में 4 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आप भली भांति जानते हैं अब 3 चरण अब बाकी हैं और साथियों चौथे चरण तक आते आते भाजपा को ऐसा लगने लगा कि शायद इस बार हमारा सुपड़ा साफ होना तय है, यानी कि मोदी जी का झोला इस बार बंधने वाला है और वो झोला सीधे जाकर गुजरात में टिकने वाला है। साथियों ऐसे ही एक जातिवादी दरिंदे ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को जान से मारने की धमकी दे दी। साथियों आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि बहन कुमारी मायावती को मिली जान से मारने की धमकी। साथियों दरअसल ये जो युवक है ये बिहार के पटना का रहने वाला है जिसका नाम अमित केशव है। इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को क्या धमकी दी अपनी स्क्रीन पर देखे। साथियों अमित केशव नाम का अकाउंट है एक्स पर। इन्होंने लिखा, किसी दिन तुम्हारा भी एनकाउंटर होगा मायावती चमारिन। साथियों इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और इनका एनकाउंटर करने की धमकी भी दी। साथियों आपने लगातार देखा होगा पिछले कई दिनों से बहुजन समाज को लेकर और खासकर साथियों बीएसपी के नेताओं को लेकर अजीबोगरीब लगातार लोग टिप्पणी करते आ रहे हैं। पहले आपने देखा शिवपाल यादव ने बहन जी को लेकर अपशब्द बोल दिए थे, एक तरह से गाली दी थी और उसके बाद साथियों उसके ऊपर बसपा सुप्रीमो की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई और साथियों उसके ऊपर बसपा सुप्रीमो की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई और अब शिवपाल यादव को कोर्ट में घसीटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथियों मैं आपको याद दिला दूं, शिवपाल यादव ने पत्रकार से बात करते हुए कहा था जब उनके सामने मायावती जी का जिक्र आया कि मायावती जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि मायावती जी निठल्ली नेता है, वो कुछ नहीं करना चाहती और साथियों और भी अपशब्द बोले, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। और साथियों ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता जिनका नाम आईपी सिंह है जो ठाकुर समाज से आते हैं, उन्होंने भी साथियों बसपा सुप्रीमो की एक नेत्री सबिहा अंसारी को कहा था जब बहन जी ने उनको टिकट दिया लोकसभा का कि मायावती की एक और फुलझड़ी मैदान में आ गई। साथियों मैंने इस पर पहले भी एक बार वीडियो कर दिया था आईपी सिंह को लेकर। जो इनके अंदर इनकी सोच है, जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता अपनी बार बार उजागर करते रहते हैं। और साथियों अब इस अमित केशव ने जो ट्वीट किया है, जो पोस्ट किया है, अब इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको शायद मालूम नहीं कि एससी एसटी को परेशान करने से, इन पर अत्याचार करने से, अपशब्द बोलने से एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर साथियों उसमें तुरंत होती है गिरफ्तारी। फिर ये लोग फैसला करने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन साथियों बहन कुमारी मायावती जी फैसला बिल्कुल नहीं करने वाली और अब इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथियों वैसे आपका इस पर क्या ख्याल है? जो अमित केशव ने बहन जी को एनकाउंटर की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों अब बात कर लेते हैं जातिवाद को लेकर। हमारे देश में जातिवाद चरम सीमा पर है और हमारे देश में जातिवाद अब ऐसे होता है, वो सबके सामने भी होता है लेकिन लोगों का उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता। साथियों अभी आपने हाल ही में देखा जेल से अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया गया है ताकि वो दिल्ली में जाकर अपना प्रचार प्रसार करे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। साथियों उनको क्यों छोड़ा गया? जो मेरा डाउट है, मुझे तो ये लगता है कि वो सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज को सारे काम करने की आज़ादी है। लेकिन साथियों एक तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इसी तरह के मामलों में जेल के अंदर है और लोकसभा का चुनाव जारी है लेकिन हेमंत सोरेन को जेल से राहत नहीं मिली। 20 दिन के लिए तो क्या, उनको 10 दिन के लिए भी राहत नहीं मिली। तो क्या साथियों जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को राहत क्यों नहीं मिली? साथियों इसी को देखते हुए
इन लोगों की जातिवादी सोच का चेहरा बेनकाब हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को दोबारा बुलाएंगे। 2 जून को हेमंत सोरेन को भी छोड़ देते, वो भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर लेते। क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए ही ऐसा कानून बना है कि जेल से आने के बाद भी प्रचार प्रसार कर लेंगे? और जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, अगर वो कोई छोटा सा भी गुनाह कर दे, वो पूरी उम्र जेल में सड़ने का काम करेंगे। साथियों, ऐसे जातिवादी चेहरे, ऐसा दोगलापन हमारे देश में कितनी बार देखने को मिला है। आपके सामने भी कितने केस आए होंगे। साथियों, अब मैं बात करूंगा बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए, लेकिन साथियों अब बीजेपी की हवा निकल चुकी है। मैं आपको एक अंदरूनी खुफिया जानकारी देना चाहूँगा। हमारे देश में आप जानते हैं लोकसभा की 543 सीटें हैं और 543 सीटों में से अगर आप दक्षिण की बात करें तो वहाँ पर साथियों सीधे 200 सीटों पर बीजेपी का सफाया होना तय है। यानी कि वहाँ पर बीजेपी को कोई बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही। अगर आप 550 में से 200 सीटें घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आगे बची 543 सीटें जहाँ पर बीजेपी फाइट में है। और इन सीटों पर भी साथियों कांटे की टक्कर है, 50-50 की टक्कर है। तो साथियों 350 सीटों में से लगभग 400 सीटें बीजेपी वाले कैसे ले आएंगे? लेकिन गोदी मीडिया लगातार इस अराक को अलाप रहा है कि 400 पार तो जाना ही है, लेकिन कोई कोई मीडिया वाला 299 पर आ गया। साथियों, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक जो हाल बीजेपी का दिखा, जैसे बीजेपी बौखलाई हुई दिखी, उससे आपको भी साफ साबित हो गया होगा कि इस बार मोदी जी जाने वाले हैं और इस बार देश में गठबंधन की सरकार आने वाली है। और साथियों, जो एक रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो के लिए आई, उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो इस बार बड़े दम और मेहनत के साथ में और रणनीति के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। साथियों, इस बार बहन कुमारी मायावती जी अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो सीटें बीएसपी को आने की संभावना है, खासकर उत्तर प्रदेश से, साथियों लगभग 25 सीटों के आसपास बसपा सुप्रीमो को इस बार आने की संभावना है। और साथियों, बहन जी ने बार बार कहा कि जो आपको 5 किलो राशन बीजेपी सरकार दे रही है और फिर आपको उसके बदले में उसका कर्ज चुकाने के लिए बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। वो आपकी बस्ती में आकर वोट मांग रहे हैं कि याद रखना, आपको जो कोटा मिलता है, जो आपको अनाज मिलता है, ये मोदी जी की जेब से नहीं आ रहा, ये बीजेपी वाले अपने घर से नहीं दे रहे, ये आपके ही पैसे का आपको राशन मिलता है। जो आप पूरी उम्र टैक्स भरते हैं, आप रोज़ टैक्स भरते हैं किसी न किसी सामान पर, किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी माध्यम से, और उसी पैसे का आपको राशन मिलता है। इसलिए मेरे भोले वाले समाज के लोगों को इनके बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथियों, एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बहन कुमारी मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब बहन जी ने भी समाजवादी पार्टी को बी टीम कहना शुरू कर दिया कि ये खुद बीजेपी की बी टीम है और ये हमको बी टीम बताते हैं। साथियों, मेरे पास अभी एक पोस्ट आया है दिलीप मंडल जी का। उन्होंने राहुल गांधी व कांग्रेस की पोल खोलते हुए लिखा है, आपके सामने अभी तक खबर नहीं आई होगी, राहुल गांधी जी एयरपोर्ट से अभी कहीं पर गए होंगे, सफ़र किया होगा। आजकल चुनाव का दौर जारी है, रैलियां करते हुए चल रहे हैं। साथियों, इन्होंने एक पोस्ट लिखा है, दिलीप मंडल जी ने, अपनी स्क्रीन पर देखिए। सर जी, ये क्या तमाशा कर रहे हो? 2006 में आपकी सरकार ने दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टी GMR और GVK को बेचे थे। इन 2 एयरपोर्ट में जितना ट्रैफिक है उतना देश में बाकी सभी एयरपोर्ट पर मिलकर उस समय नहीं था। अब ये मत कहिएगा प्लीज़ कि हम तो ईमानदारी से देश की संपत्ति को बेच रहे थे। प्राइवेट करना नरसिंह राव के समय से भारत की पॉलिसी है। शिखर पर पार्टी बदलती रही। भारत सरकार एक स्थिर चीज़ है। जब तक कि कोई सरकार पुरानी नीति को बदलने दे,
आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका काम आगे बढ़ रहा है। आप मानकर चल रहे हैं पूरे देश का स्मृति लोप हो चुका है और अचानक से सब लोग भूल गए हैं। ऐसा हुआ नहीं सर जी, हमें 2006 याद है। यानी कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि मोदी जी ने सारे एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, गुवाहाटी का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट अंबानी अडानी को दे दिए। ये बात सच है कि मोदी जी ने भी बेच दिया, लेकिन साथियों आप ये मत भूलिएगा कि जो काम मोदी जी आज कर रहे हैं वही काम कांग्रेस 2006 में कर चुकी है। 2006 में 2 बड़े बड़े एयरपोर्ट कांग्रेस ने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए थे। साथियों आप चाहे कांग्रेस को वोट दे लीजिए, चाहे आप बीजेपी को वोट कर लीजिए, कुल मिलाकर आपका वोट जाएगा देश को बर्बाद करने के नाम पर। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का भी वोट करोगे तो शायद आपका देश बच जाए। वरना आज बीजेपी बेच रही है, अगर कल सरकार में कांग्रेस आई तो कांग्रेस भी साथियों बेचेगी, ज़रूर बेचेगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया है। अगली खबर साथियों समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। अखिलेश यादव जी ने अभी 2 घंटे पहले एक पोस्ट किया है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये जनता का पैसा है, जो एक तरफ भ्रष्टाचारी भाजपा ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है, और दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधे भी वसूला है। ये जनता के पैसे के साथ ही नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। भाजपा सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है। अब की बार जनता ने चारों चरणों में भाजपा को चारों खाने चित करके सारा भ्रम दूर कर दिया, और 7वां चरण आते आते भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। भाजपा वोट के नाम पर दिवालिया हो गई है। भाजपा साथियों अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोल दी कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेकर कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रचार गूगल एड्स पे करवाया। जब आप यूट्यूब ऑन करते हो, कोई एप्लीकेशन ऑन करते हो, तो आपके सामने फटाक से हर वीडियो पर मोदी जी का ऐड देखने को मिल जाएगा, चुनाव का ऐड देखने को मिल जाएगा। ये ऐड ऐसे ही नहीं आ रहे। मोदी जी ने साथियों गूगल्स को 100 करोड़ रुपए दिए हैं कि हमारा ऐड चला दीजिए। आगे साथियों एक पोस्ट आया है तेजस्वी यादव का। उन्होंने मोदी जी को लेकर क्या लिखा? पीएम मोदी इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनकी सभाओं में भीड़ लाने के लिए भी प्रत्याशियों को पैसा देना पड़ रहा है। साथियों पीएम मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं आ पा रही है, इनका कहने का मतलब ये है, और इनके प्रत्याशी भीड़ को ज़बरदस्ती पैसा देकर ला रहे हैं। यानी कि जनता बीजेपी से पूरी तरह परेशान हो चुकी है, ऊब चुकी है। साथियों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और साथियों हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। हमें आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी थोड़ा बहुत अमाउंट भेज सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे द्वारा दिए गए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर पर सीधे हमें थोड़ी बहुत सहायता ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।